नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस जर्नी में। हम आज इस वीडियो के माध्यम से ये सीखेंगे कि जो टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चन को रटने के बजाय उनके जो मूल विचार हैं, वो मूल विचार अगर आपको आ जाते हैं, तो आप टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हम उन महत्वपूर्ण विचारों पर, उन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो आज मैं जो भी सिद्धांत आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊँगा, ये सिद्धांत आपको ये समझने में मदद करेंगे कि एक छात्र सीखता कैसे है, ऐसी कौन-सी चीज़ें होती हैं जो उसको प्रेरित करती हैं और एक शिक्षक को कैसे पढ़ाना चाहिए, शिक्षक का व्यवहार कैसा होना चाहिए, उसकी अप्रोच कैसी होनी चाहिए। तो इन समस्त बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे और फिर उसके बाद मैं एग्ज़ाम्पल के थ्रू भी आपको समझाऊँगा। तो चलिए आज हम उन सभी मुख्य बातों को, उन सभी की पॉइंट्स को बहुत गहराई से समझेंगे, ताकि परीक्षा में कोई भी प्रश्न आपसे गलत ना हो और हर पॉइंट के साथ मैं आपको इसका एग्ज़ाम्पल भी दूँगा। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों इसका जो सबसे पहला की पॉइंट है वो ये कि एज़ अ टीचर, एक शिक्षक के रूप में आपको हमेशा अपने छात्र को प्राथमिकता देनी है। आपका जो अप्रोच होना चाहिए वो होना चाहिए चाइल्ड फर्स्ट का अप्रोच। याद रखिएगा, पहला क्या होना चाहिए? चाइल्ड फर्स्ट का अप्रोच आपका होना चाहिए। अब छात्रों को प्राथमिकता देना, चाइल्ड फर्स्ट पॉलिसी या चाइल्ड फर्स्ट अप्रोच क्या होती है? देखिए ये सिर्फ़ एक सेंटेंस नहीं है। जैसे आपने सुना होगा गर्ल्स फर्स्ट का एक पॉलिसी हमारे समाज में चलती है। तो ऐसे ही एक चाइल्ड फर्स्ट पॉलिसी भी है, चाइल्ड फर्स्ट अप्रोच भी है। चलिए अब इस पॉइंट को मैं आपको बहुत अच्छे से समझाता हूँ, मतलब व्यावहारिक रूप से समझाता हूँ। मान लीजिए आप एक शिक्षक हैं और एज़ अ शिक्षक आप कक्षा में छात्रों के लिए कुछ भी अगर नियम बना रहे हैं, आप कोई भी उनके लिए कोई डिसीज़न ले रहे हैं या कोई भी आप बच्चों को कोई गतिविधि करवा रहे हैं, तो वहाँ पर आपको ये नहीं देखना है कि मैं क्या सोचता हूँ। आपको ये देखना है कि मैं जो भी निर्णय ले रहा हूँ, मैं जो भी गतिविधि कक्षा में करा रहा हूँ और जो भी मैं ये नियम लगा रहा हूँ या नियम बना रहा हूँ, इससे मेरे छात्रों पर क्या असर पड़ेगा? तो सबसे पहले आपको यही मन में लाना है कि आप कोई भी डिसीज़न ले रहे हो, ये कोशिश ये जो मैं लाइन बोल रहा हूँ ये आपको हर क्वेश्चन में काम आएगी। आप कुछ भी अगर डिसीज़न ले रहे हैं, तो आपको अपने मन के अंदर ये बैठाना है कि इससे मेरे छात्रों पर क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा? क्या इससे उसे कुछ नया सीखने में मदद मिलेगी? हम जानते हैं कि हर छात्र जो होता है, वो अलग होता है। हर छात्र एक-दूसरे से अलग है। कुछ छात्रों की सीखने की जो गति होती है, वो बहुत ज़्यादा होती है, कुछ की बहुत कम होती है। कुछ की रुचियाँ अलग होती हैं, कुछ की रुचियाँ अलग होती हैं। कुछ बच्चों की पारिवारिक स्थिति अलग होती है। बच्चा तो आपके साथ 10 से 4 बजे तक है। 4 बजे के बाद घर में उसके साथ क्या घटित हो रहा है और सुबह 10 बजे से पहले ना जाने उसके घर में ऐसी क्या परिस्थिति, उसकी आर्थिक स्थिति कैसी, उसकी सामाजिक स्थिति कैसी है, उसके साथ, उसके परिवार के साथ क्या घटित हो रहा है। तो ऐसी बहुत सारी पृष्ठभूमियाँ होती हैं, जिसमें से एक है पारिवारिक पृष्ठभूमि। तो हर बच्चे की सीखने की गति, रुचि और पारिवारिक पृष्ठभूमि अलग-अलग होती है और एक अच्छा जो शिक्षक होगा, वो हमेशा जो इंडिविजुअल डिफरेंस है, इसका सम्मान करेगा। ठीक है? तो आपको ये जो मैंने लाइन बोली इंडिविजुअल डिफरेंस, इसको आपको याद रखना है। तो इंडिविजुअल डिफरेंस का आपको सम्मान करना है। वह अपनी जो शिक्षण विधि है, उसको रिजिड नहीं बनाएगा। रिजिड कहने का मतलब है कि जो कहते हैं ना लकीर का फ़कीर होना, बस जो नियम है तो है, वो सबके लिए बराबर है। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। आपको ये जो नियम बनाए हैं, जो भी आपने डिसीज़न लिया है, वो छात्रों की ज़रूरत के अनुसार आपको उसको बदलना है। तो सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि हमेशा छात्रों को प्राथमिकता देनी है, चाइल्ड फर्स्ट अप्रोच को आपको फॉलो करना है। इसका एक उदाहरण देख लेते हैं जो परीक्षा में पूछा जा सकता है। प्रश्न आता है कि कक्षा में अनुशासन बनाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? विकल्प होंगे कठोर नियम बनाना और न मानने पर सजा देना। ऑप्शन बी है छात्रों को व्यस्त रखने के लिए बहुत सारा काम देना। ऑप्शन सी है छात्रों के साथ मिलकर ऐसे नियम बनाना जो सबको मान्य हो और उनके कारणों को समझाना। और ऑप्शन डी है जो शरारती छात्र होते हैं उनको प्रिंसिपल के पास भेज देना। अब देखिए जो इसमें मैंने ऑप्शन ए बोला, बी बोला और डी बोला, ये क्या है? ये शिक्षक के काम को बहुत आसान बना देंगे। जब कठोर नियम बना दो और ना मानने पर सज़ा दे दो, शिक्षक का काम आसान। छात्रों को व्यवस्थित रखने के लिए उन्हें बहुत सारा काम दे दो, शिक्षक का काम आसान। और तीसरा है शरारती बच्चों को प्रिंसिपल के पास भेज दो, तो उससे क्या होगा? टीचर का काम आसान।
तो ये काम क्या है, टीचर के लिए आसान है। लेकिन हमें ये नहीं देखना है, हमें छात्र केंद्रित देखना है, और छात्र केंद्रित क्या था? ऑप्शन सी। छात्रों के साथ मिलकर ऐसे नियम बनाना जो सबको मान्य हो और उनके कारणों को समझाना, ठीक है? और जब आप ऐसा करेंगे तभी बच्चों के अंदर अनुशासन की समझ विकसित होगी, और इस हिसाब से ऑप्शन सी सही होगा। अब दूसरा आपको याद रखना है, आपको अपने विद्यालय में, इवन आपको अपने जीवन में लोकतांत्रिक बनना है, तानाशाह नहीं बनना। अब क्वेश्चन आ जाता है कि आपके कक्षा का माहौल कैसा है? इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं कई बार पेपर में। तो आपको जिस कक्षा में आप पढ़ा रहे हैं, वहाँ का माहौल क्या है? कैसा होना चाहिए? लोकतांत्रिक होना चाहिए। लोकतांत्रिक का मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है कि जहाँ हर बच्चे के विचारों का सम्मान हो, और जहाँ कह सकते हैं हम कि बच्चे के अंदर किसी प्रकार का कोई डर ना हो। अगर बच्चा अपने शिक्षक से डर रहा है, वो क्वेश्चन पूछने से डर रहा है, वो अपनी राय रखने से डर रहा है, और उसके मन में ये आ रहा है कि यार मैं गलती कर दूँगा, मैं डाँट खाऊँगा। इस टाइप से अगर उसके मन में ये आ रहा है, ये चीज़ें आ रही हैं, तो समझिए एज़ अ शिक्षक आप एक तानाशाह ही हैं, अगर बच्चा आपसे डर रहा है तो। देखिए, टीचर एक प्रकार से एक फैसिलिटेटर का काम करता है। अब फैसिलिटेटर मतलब क्या होता है कि एक तरफ से हम कैसे जो भी हम उसको बच्चों को सिखा रहे हैं, नॉलेज दे रहे हैं, वो एक सुविधा, एक एक मतलब ब्रिज की तरह काम कर रहा है, वो सुविधा दे रहा है बच्चों को। वो ज्ञान को थोपता नहीं है, वो बच्चों को सिखाता है। तो इस तरह से एज़ अ टीचर, जब छात्र बिना डरे आपसे सवाल करते हैं और अपनी शंकाओं को वो दूर कर पाते हैं, उनकी जो क्रिटिकल थिंकिंग होती है, उनकी जो सोचने की क्षमता होती है, उसका विकास हो रहा है, और अपनी बात रखने में वो किसी प्रकार से वो हिचकते नहीं हैं, बिल्कुल अपनी बात रख लेते हैं। और अगर देखो, कई बार ऐसा होता है ना, टीचर जब कक्षा में जाता है तो बच्चे बहुत से मतलब चुप हो जाते हैं, मतलब वो कुछ बोलते ही नहीं है। तो वो क्या है, वो तानाशाह है, ये आपको नहीं बनना, ठीक है? जो भी आप उसको सिखाओगे बिल्कुल प्रैक्टिकली सिखाओगे, तो जब ऐसा माहौल होगा क्लास का, तो उसका मतलब है कि बच्चा कुछ नया सीख रहा है, और आप वाक़ई में बहुत अच्छे शिक्षक हैं। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे अगर क्वेश्चन आ जाए कि यदि कोई छात्र कक्षा में आपसे एक ऐसा प्रश्न करता है जिसका उत्तर आपको नहीं पता, तो आप क्या करेंगे? विकल्प हैं, छात्रों को डाँट कर चुप करा देंगे, उसे गलत ऑप्शन बी है, उसे गलत जवाब देकर बहला देंगे, ऑप्शन सी है, छात्र से कहेंगे कि यह एक मूर्खतापूर्ण प्रश्न है। ऐसा क्वेश्चन कौन पूछता है रे? कई शिक्षक ऐसे ही पूछते हैं। और ऑप्शन डी है, अपनी अज्ञानता स्वीकार करेंगे और कहेंगे कि आप इस प्रश्न का उत्तर पता करके कल को बताएँगे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? वो होगा ऑप्शन डी। क्योंकि जो ईमानदार शिक्षक होगा, जो उस बच्चे का सम्मान करता होगा, उसके विचारों का सम्मान करता होगा, तो वो इसी प्रकार का जवाब देगा कि कोई बात नहीं, आज मुझे इसका आंसर अभी पता नहीं, लेकिन मैं कल को उसको पता करके बताऊँगा। ठीक है? आपको ऐसे ऑप्शन देखने हैं जो सबसे ज़्यादा व्यावहारिक होने चाहिए। चलिए, अब तीसरे की पॉइंट पर बात करते हैं। जो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण की पॉइंट है, वो ये कि फाइंड द व्हाई, नॉट जस्ट द व्हाट। कहने का मतलब क्या है कि आपको एज़ अ शिक्षक, आपको क्यों का पता लगाना है, सिर्फ़ क्या का नहीं। अब ये क्या होता है, ये फ़ॉर्मूला क्या है? देखिए, इसका मतलब ये है, मान लीजिए आप कक्षा में पढ़ा रहे हैं, और कोई छात्र गलती करता है, शरारत करता है, या पढ़ाई में कमज़ोर है, और आप उससे कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो वो सीधे उसका आंसर नहीं बता पा रहा। तो ऐसी सिचुएशन में जो सबसे अच्छा ऑप्शन होता है वो ये कि आप एज़ अ शिक्षक, आपको समस्या के कारण की जानने की कोशिश करनी चाहिए। बच्चा उसका आंसर क्यों नहीं बता पा रहा, आपको ये क्यों ढूँढना है। जब आप स्कूल में पढ़ाएँगे वहाँ भी आपको क्यों, ये क्यों, बस क्यों आपको कहीं पर आपका पीछा छोड़ेगा ही नहीं। आप एक प्रकार से मान लीजिए क्या को आप बिल्कुल भूल जाइए, क्या को अपने जीवन से हटा दीजिए। आपको बस क्यों को ही अपने जीवन में लाना है, तो आपके आधे टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन सही हो जाएँगे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ऐसी सिचुएशन होती है, तो एज़ अ शिक्षक, एज़ अ टीचर, आपको बच्चे की समस्या के कारण का पता लगाना है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि बच्चा आंसर नहीं बता पा रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है कि वो शरारत ज़्यादा करता है? ऐसा क्यों हो रहा है कि वो सीधे मेरे समझाने के बाद भी आंसर नहीं बता पा रहा? तो कुछ ना कुछ तो रीज़न होगा ना? तो यही आपको पता लगाना है। सिर्फ़ क्या नहीं कि बच्चे को क्या प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? ये चीज़ें आपको ऐसे ऑप्शन के साथ मत जाना। अब मान लीजिए बच्चा होमवर्क नहीं कर रहा है, तो आपने उसको अगले दिन बच्चा आया क्लास में, आपने उसको मार दिया।
तो ये बिल्कुल गलत है। आपको बात करनी है बच्चे से कि बच्चे से पूछना है कि क्या प्रॉब्लम है उसे? उसने होमवर्क क्यों नहीं करा? बिल्कुल एक दोस्त की तरह, मतलब वैसे दोस्त टीचर दोस्त नहीं होता, पर समझिए मतलब बहुत प्रेम से बच्चों को आपको पूछना है कि ऐसा क्या कारण है कि उसने होमवर्क नहीं करा, ठीक है? आशा करता हूँ कि जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आप समझ पा रहे हैं। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा लंबी हो जाए, पर मेरा जो ध्येय है कि आप इन मूलभूत चीज़ों को, इन मूलभूत बातों को सीख कर जाएँ। आपको मैं जो भी की पॉइंट बताऊँगा, इन्हीं की पॉइंट को आप देख लीजिएगा, पेपर में इन्हीं की पॉइंट से क्वेश्चन पूछे जाएँगे। नहीं तो आप प्रीवियस ईयर पेपर देखिए, आप मॉक लगाइए, बिल्कुल रट दीजिए कि अच्छा ऐसा क्वेश्चन है तो उसका आंसर ये देना है। आपको उसके पीछे का कारण पता लगाना है, मैं वही बात बता रहा हूँ कि ऐसा क्वेश्चन जो वो पूछ रहा है, वो क्यों पूछ रहा है, इसका पीछे का कारण क्या है? अब मान लीजिए एक ऑप्शन क्वेश्चन आता है आपके पेपर में कि एक मेधावी छात्र अचानक पढ़ाई में पिछड़ने लगता है, तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन है उसके माता-पिता को बुलाकर शिकायत करेंगे। ऑप्शन बी है उस पर ध्यान देना बंद कर देंगे। ऑप्शन सी है उसे मेहनत करने के लिए डाँट लगाएँगे। ये ऑप्शन डी है उससे व्यक्तिगत रूप से बात करके उसकी समस्या का कारण जानने का प्रयास करेंगे। जब आप एग्ज़ाम सेंटर में बैठे होंगे, कई लोग वहाँ पर ये सोच लेते हैं कि बच्चे से क्या पूछना है, उसके माता-पिता से पूछेंगे, उसके माता-पिता को बुलाएँगे और ऐसा ही स्कूल में होता भी है। लेकिन यहाँ पर ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। आपको उस बच्चे को अपने पास बुलाना है, मैंने कहा ना, आपको बच्चे के साथ इतना प्यार से रहना है, इतने प्रेम के साथ रहना है कि बच्चा आपको अपनी पर्सनल बातें बता पाए। तो व्यक्तिगत रूप से बात करके उसकी समस्या का आपको कारण जानने का प्रयास करना है। तो यही इसका आंसर होगा और यही एक आदर्श शिक्षक की पहचान होती है। ठीक है? चलिए अगले की पॉइंट पर चलते हैं। देखिए अगला की पॉइंट है, आपको एक्टिव लर्निंग को प्रमोट करना है। जो सक्रिय सीखने की एक प्रवृत्ति है, इसको कक्षा में आपको डेवलप करना है। अब सक्रिय सीखना किसे कहते हैं? देखिए, एक पुरानी धारणा ये थी कि जो बच्चा होता है, वो एक प्रकार से खाली बर्तन होता है और जो टीचर है, इस टीचर का काम है उस बर्तन में, बर्तन मतलब उस छात्र के अंदर जो खाली है, इस बर्तन में ज्ञान को भरना। तो ऐसे ही तो धारणा होती है ना, बच्चा क्या होता है, एक एक खाली बर्तन होता है और टीचर का काम है उसमें ज्ञान को भरना। पर ये धारणा बिल्कुल गलत है। देखिए जो सही धारणा है, वो ये होती है कि छात्र अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है और जो शिक्षक होता है, शिक्षक का काम है उस छात्र को एक ऐसा माहौल देना, एक ऐसा अवसर देना जिसमें बच्चा खुद ब खुद ज्ञान की प्राप्ति कर ले। अब वो कैसे होगा? वो होगा लर्निंग बाय डूइंग से। लर्निंग बाय डूइंग कहते हैं करके सीखना। जब आप डीएलएड करेंगे आप वहाँ पर ये लाइन बहुत बार सुनेंगे, लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना। करके सीखने का मतलब होता है कि आप कक्षा में ऐसा माहौल क्रिएट कर रहे हैं जहाँ छात्र सिर्फ सुन नहीं रहा, बल्कि सक्रिय रूप से वो भागीदार बन रहा है उस कक्षा का। जैसे आप 2 या 2 से अधिक छात्रों के बीच में किसी टॉपिक पर चर्चा करा रहे हैं, आप वाद-विवाद करवा रहे हैं बच्चों के बीच में किसी टॉपिक को लेकर, आप बच्चों को किसी सब्जेक्ट को समझने के लिए उसे प्रोजेक्ट दे रहे हैं और या फिर आप कोई गतिविधि करवा रहे हैं, उसमें बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो जो समूह चर्चा होती है जिसको ग्रुप डिस्कशन कहते हैं, जो एक्सपेरिमेंट वगैरह होते हैं, इसमें अगर छात्र सीधे तौर पर प्रतिभाग कर रहा है, तो इसे कहते हैं एक्टिव लर्निंग। इसे कहते हैं लर्निंग बाय डूइंग। डूइंग मतलब पहले वो कर रहा है, फिर सीख रहा है। और होता क्या है, पहले सीख लेता है, पहले वो थियोरेटिकल चीज़ों को सीख लेता है, फिर वो करता है। और इसके बजाय आपको क्या करना है, पहले बच्चा करेगा, फिर जाके वो खुद ब खुद सीख जाएगा। तो आपको ऐसा माहौल तैयार करना है। सिर्फ़ आपको लेक्चर नहीं देना है, लेक्चर नोट्स लिखा देना, ये कोई अच्छे शिक्षक की पहचान नहीं होती। इससे संबंधित एक हम प्रश्न कर लेते हैं। जैसे अगर क्वेश्चन आ जाए कि पर्यावरण विज्ञान पढ़ाते समय प्रदूषण का विषय सबसे प्रभावी ढंग से कैसे पढ़ाया जा सकता है? विकल्प हैं पाठ को जोर-जोर से पढ़कर सुनाना, ऐसा स्कूलों में होता है। ऑप्शन बी है प्रदूषण पर एक विस्तृत नोट्स तैयार कर देना, उसे लिखवा देना। ऑप्शन सी है छात्रों को अपने आसपास के क्षेत्र में प्रदूषण के स्रोतों का पता लगाने के लिए एक प्रोजेक्ट देना। और ऑप्शन डी है प्रदूषण पर एक फ़िल्म बच्चों को दिखाना। तो इसका जवाब क्या सही होगा आंसर?
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, छात्रों को अपने आसपास के क्षेत्र में प्रदूषण के स्रोतों का पता लगाने के लिए एक प्रोजेक्ट देना। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, बच्चे अब एक तरह से डिस्कवर करेंगे प्रदूषण को, मतलब नई-नई जो भी उनके आसपास में जो भी प्रदूषण हो रहा है, वो एक खुद खोज करेंगे, वो देखेंगे, वो सीखेंगे और इसी को कहते हैं हम लर्निंग बाय डूइंग। ठीक है? अगला की पॉइंट है 5वां, गलतियाँ सीखने का एक हिस्सा होती हैं। गलतियाँ एक अवसर देती हैं, गलतियाँ विफलता नहीं होती। क्या है इसका मतलब? देखिए, इसका मतलब होता है कि अब बच्चा अगर सीख रहा है, तो वो गलती करेगा। गलती एक प्रकार से सीखने की प्रक्रिया का एक हिस्सा होती है। जो समय-समय पर बच्चों के टेस्ट होते हैं, यूनिट टेस्ट होते हैं, हाफ ईयरली ईयरली जो एग्ज़ाम होते हैं, उसमें जो इवैल्यूएशन होता है, जो मूल्यांकन होता है बच्चे का, वो सिर्फ़ बच्चे को पास करना या फ़ेल करने तक सीमित नहीं है। वो बच्चों की कमियों को जानने का एक एक तरीका, एक मार्ग है और जो उसका इवैल्यूएशन हुआ, जो मूल्यांकन हुआ बच्चे का, उससे पता चलेगा कि बच्चे में क्या कमी है और क्या उसमें अच्छाई है, और जो कमी है उसमें फिर जो शिक्षक है वो एक डायग्नोस्टिक सुना होगा आपने, मतलब कि जो समस्या है, जो बीमारी है, उसको उससे निदान दिलाना, उसको डायग्नोस्टिक कहते हैं। तो डायग्नोस्टिक टूल के रूप में शिक्षक वहाँ पर काम करता है। इवन जो ये परीक्षा कराई जा रही है, तो ये भी एक डायग्नोस्टिक टूल ही है, जो बच्चे के बारे में बता पा रही है कि कहाँ पर बच्चे की में कुछ कमियाँ हैं, कहाँ पर उसमें कुछ चीज़ें अच्छी भी हैं। अब जैसे मान लीजिए इसका कोई एक क्वेश्चन इससे संबंधित हम कर लेते हैं। जैसे अगर पेपर में आ जाए कि कक्षा में एक छात्र द्वारा की गई गलती पर शिक्षक की क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए? विकल्प है, सभी के सामने उसका मज़ाक उड़ाना चाहिए। ऑप्शन बी है, उसे नज़रअंदाज कर देना चाहिए। ऑप्शन सी है, उसे सही उत्तर बताना चाहिए और उसकी गलती के कारण को समझाना चाहिए। और ऑप्शन डी है, उसके माता-पिता को उसकी लापरवाही के बारे में बताना चाहिए। तो क्या होगा इसका सही आंसर? जितनी मुझे आशा है कि आप इसका बिल्कुल सही आंसर सोच रहे होंगे, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। उसे सही उत्तर बताना चाहिए और उसकी गलती के कारण को समझाना चाहिए। तो जो विकल्प सी है, ये ना केवल गलती को सुधारता है, बल्कि छात्र को ये समझने में भी मदद करता है कि वो यहाँ पर गलत क्यों था और भविष्य में वो इस गलती को दोबारा ना दोहराए। और ये होता है एक प्रकार से रचनात्मक दृष्टिकोण। आपको रचनात्मक बनना है। जो मैंने आपको की पॉइंट्स बताए, जब आप इसे अपने शिक्षण में लागू करेंगे, तो आप वाक़ई में एक आदर्श शिक्षक बनेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने कुछ कुछ महत्वपूर्ण ये कुछ मैंने की पॉइंट्स बताए हैं। इन्हें आप बिल्कुल याद रखिएगा, जो मैंने समझा। आशा करता हूँ कि जो मैं समझा रहा हूँ आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, मैं इसका पार्ट सेकंड भी लेके आऊँगा। अब आप मुझे बताइए, जो मैंने आपको ये की पॉइंट्स बताए, अगर आपने अच्छे से सीख लिए, अब एग्ज़ाम में इससे संबंधित जो भी अब क्वेश्चन आएँगे, क्या आप उन्हें गलत कर पाएँगे? बिल्कुल नहीं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और मुझे ज़रूर बताइएगा, हमारे टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आपकी जो भी समस्या है मुझसे पूछ सकते हैं। और वहाँ पर आप मुझे बिल्कुल बताइए, कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताइएगा कि क्या इसका सेकंड पार्ट भी आना चाहिए? और आपके कुछ भी अगर सजेशन है तो आप वो भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच।